अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी, क्योंकि फाइनली वो तकर्री हो गई जिसका बहुत देर से चर्चा था और हर कोई उसके ऊपर बात कर रहा था कि नोटिफिकेशन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या मामला चल रहा है। तो बड़े ही ड्रामाई अंदाज से ये तकर्री फाइनली हो गई है और इस तकर्री के बाद फील्ड मार्शल साहब की एक मुख्तसर सी गुफ्तगू भी सामने आई है। इसके साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी धुआंधार किस्म की। आजम नज़ीर तारड़ साहब और अताउल्ला तारड़ साहब, दोनों तारड़ बरादरान ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातों पर अब मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। इसके क्या असरात होंगे? जो नई तकर्री हुई है, नए सिरे से आर्मी चीफ को और फील्ड मार्शल साहब को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी तैनात कर दिया गया है। तो इस तकर्री के बाद अब क्या असरात होंगे, पीटीआई के लिए क्या अच्छी खबर है, क्या बुरी खबर है, इसमें ये भी बात करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे उस रोड एक्सीडेंट के हवाले से भी जो कि इस्लामाबाद में हुआ और उसके बाद अब उसके जो आगे की तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं, तो उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों से इस पर गुफ्तगू तो हो रही थी, लेकिन फाइनली ये अब एक समरी जो थी आज वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी की गई और उसको भेजा गया ऐवान सदर, और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चंद ही घंटों के अंदर उसके ऊपर साइन कर दिए और इस तरह से अब वजारत दिफा की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। यानी समरी मंजूर हो चुकी है, अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी नए सिरे से हो गई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की। अच्छा, अब इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस सारे नोटिफिकेशन की और इसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि एक तो ये एक बहुत गैर ज़रूरी सा और अजीब सा एक जिसको कहते हैं कि पुरस्रार सा इल्तिवा था जो कि समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई फाइनली और फिर हमने देखा कि आर्मी चीफ साहब खुद भी वज़ीर आज़म हाउस में आज मिले वज़ीर आज़म साहब से भी, और फिर उसके कुछ ही देर बाद ये वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐवान सदर भिजवा दी गई। तो ये कुछ चीज़ें जो चल रही थी उनको फाइनली सॉर्ट आउट तो कर लिया गया। अब ये कहने वाले जो कहते हैं कि जी उसमें कुछ दरार तो आ गई है, या कुछ लोग इसको यूं ताबीर कर रहे हैं कि जी बिल्कुल काम तो इन्होंने कर लिया है लेकिन उसमें जो इन्होंने ये इल्तवा डाला है, पंगा दे दिया है। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। क्या इसका कोई फ़ायदा होगा, इस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन इस नोटिफिकेशन के तहत या इस समरी के तहत जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया है, बल्कि वो साथ साथ आर्मी चीफ भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आर्मी चीफ का ओहदा खाली कर रहे हैं, वो आर्मी चीफ भी रहेंगे और इसके साथ साथ वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं। और जब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं तो इसका मतलब ये है कि आर्मी और उसके साथ साथ नेवी और फिर एयरफोर्स भी उनके अंडर आ चुकी है। तो तीनों फोर्सेस के वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो करार पाए हैं। अच्छा, एक तो इसमें ये क्लैरिटी आनी ज़रूरी थी, क्योंकि जो पहले आर्मी चीफ की तकर्री हुई थी वो आपको याद होगा कि जब हुई थी तो उस वक्त पहले तो शुरू में 3 इयर्स के लिए हुई थी और उसके बाद आर्मी एक्ट के तहत उसको 5 इयर्स तक उनकी मुद्दत को कर दिया गया था। अब उनकी वो मुद्दत अभी जारी थी, उसमें से सिर्फ 3 साल गुजरे हैं कि उसके बाद ये अब नए सिरे से उनकी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तहत इस यानी ओहदे के तहत उनकी नई तकर्री हुई है। तो अब ऑनवर्ड्स जो उनकी अब ये दोनों ओहदों के साथ बैक वक्त जो समरी तैयार की गई है उसके मुताबिक अब ये आगे ऑनवर्ड्स 5 इयर्स के लिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। यानी ये जो 3 साल गुजर गए हैं वो अलग हैं और अब नए सिरे से उनकी 5 इयर्स के लिए तैनाती हुई है, जो कि ऑनवर्ड्स अब अगले 5 साल चलेगी, यानी 2030 तक चलेगी। ठीक है, 2030 तक चलेगी। और फिर उसके अलावा भी बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, बल्कि उसके बाद उसमें मज़ीद तौसी की गुंजाइश भी बाकी है, क्योंकि इस नई कानून साजी के तहत कहीं पे भी आर्मी चीफ की रिटायरमेंट या चीफ ऑफ डिफेंस की रिटायरमेंट जो है उसको कहीं पे भी तय नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं है कि 5 साल के बाद फाइनली उनको ऑफिस छोड़ना होगा, बल्कि ये ऑप्शन मौजूद होगी कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी उनको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो इनके माइंड में है ये 10 इयर्स का प्लान है, और ये 10 इयर्स वो अलग से 10 इयर्स हैं जो ये 3 इयर्स गुजर चुके हैं उसके अलावा, यानी टोटल कुल मिला के कोई 13 साल का ये प्लान बन जाता है।
اور अभी जो तकर्री हुई है इसके मुताबिक वो 5 ईयर्स के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस तो बन रहे हैं, लेकिन क्या कोई वाइस आर्मी चीफ भी तैनात करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है, ना कोई खबरें आई हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये कि ये उनकी सवाबदीद है कि अगर वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो एक और काम किया गया ये कि जो मौजूदा एयर चीफ मार्शल हैं उनको 2 साल की मजीद एक्सटेंशन दे दी गई है, और उनकी जो एक्सटेंशन है वो अगले साल अप्रैल से मेरा ख्याल है कि स्टार्ट हो रही है। तो उनके पास अभी ये 4 मंथ्स भी हैं, और उससे ऑनवर्ड्स भी उनको 2 ईयर्स की एक्सटेंशन उनको भी मिल गई है। तो ये अब एक मतलब सिलसिला शुरू हो चुका है एक्सटेंशंस वाला, हर कोई एक्सटेंशन ले रहा है। जैसे कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो रिटायर हो रहे थे नवंबर में, तो उनको एक्सटेंशन मिली और वो आईनी अदालत के सरबराह भी लग गए, और अगले नए सिरे से उनकी जनाब एक अपॉइंटमेंट शुरू हो गई। फिर इसी तरह से आर्मी चीफ साहब को एक नए ओहदे पे तरक्की देकर नए सिरे से उनको एक अपॉइंटमेंट दे दी गई। इसी तरह से एयर चीफ मार्शल साहब को भी नए सिरे से एक्सटेंशन दे दी गई। राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं वो अगरचे रिटायर हो चुके हैं, उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको भी एक तरमीम के ज़रिए ये गुंजाइश दे दी गई कि वो भी अपने ओहदे को कंटिन्यू करें। तो यानी इस सिस्टम में जितने लोग भी पिलर्स की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने इस सिस्टम को जोड़ा हुआ है, वो तमाम लोग जो हैं अपनी मुद्दत पूरी करने के बावजूद भी इस सिस्टम के साथ ही हैं, और अपने ओहदों पर बराजमान भी हैं, और उसके लिए तमाम तर आइनी और कानूनी जो भी ज़रूरतें थी उनको भी पूरा कर लिया गया है। तो इस तरीके से इस सिस्टम को मज़ीद अगले 10 साल के लिए प्लान किया जा रहा है। अब सिर्फ बाकी बचे हैं जनाब आपके बचे खुचे जमहूरी, सियासी और ये छोटे मोटे लोग जो ये असम्बलियों में बैठे होते हैं। तो इनकी जो हैसियत है वो तो आपको पता है। इनको क्या आपने यानी कि कितनी देर रखना है, वो तो फिर बादशाह सलामत की हमेशा से पाकिस्तान में मर्जी होती है कि वो कितनी देर रहते हैं। कभी भी कोई भी जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो 5 ईयर्स की टर्म अपनी पूरी नहीं कर सका। इनको तो करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हैं ही सिरे से जाली, और इनको तो बिल्कुल भी नहीं इनकी मुकम्मल होनी चाहिए थी मुद्दत। लेकिन लग ऐसे रहा है कि इन्हीं की मुद्दत शायद मुकम्मल हो जाए, क्योंकि जिस अंदाज से ये खिदमत में मसरूफ़ है उसमें बज़ाहिर लग रहा है कि इनको शायद इतनी कोई परेशानी ना आए। अच्छा, अब इनकी वैसे मुद्दत बढ़ाने के हवाले से अलग से 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ये कि इस असेंबली की ही मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए कि नए इलेक्शंस का बखेड़ा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसी को ही आगे कंटिन्यू करा दो। भाई अब 2/3 मेजॉरिटी है, कौन पूछने वाला है, और अगर कहीं आप ऐसी तरमीम कर भी लेंगे तो जाएगी कहाँ? वही अमीनुद्दीन साहब की अदालत में, जहाँ पे वो चुप करके उसको स्टैंप लगा देंगे। तो फिर मसला किस बात का है? तो क्या ज़रूरत है दोबारा से इलेक्शन में जाने की, इतना झंझट क्रिएट करने की? तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। और इसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी होता और नए सिरे से कोई इलेक्शन में जाने की ज़रूरत पड़ती भी है, तो तब भी तमाम सिस्टम जब वही होगा तो फिर रिजल्ट भी 8 फरवरी 2024 से मुख्तलिफ नहीं होगा। वहीं उसी तरह ही जब धांधली करनी है तो उसी तरीके से पैटर्न से फिर हो जाएगी, बल्कि उससे बेहतर पैटर्न से हो जाएगी। तो ये अब सारी सिचुएशन है जो कि आपके सामने है। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो इसको यूं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि जब भी किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी गई या उन्हें मज़ीद तरक्की दे दी गई, उनको कंटिन्यू किया गया, तो उसके बाद जो उसके असरात थे वो उस वक्त की हुकूमत के लिए या जिस वज़ीर आज़म ने भी ये कार्य खैर अंजाम दिया होता था वो उसके ऊपर भारी पड़ती थी। और हमने देखा कि फिर वो पार्टनरशिप जो है वो चल नहीं पाती थी। और ये एक बहुत लंबी तारीख है जिसमें मैं कई मिसालें दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभी रीसेंट मिसाल ही की बात कर लेती हूँ कि इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन दी तो उसके बाद से उनका जवाल शुरू हो गया, उनकी हुकूमत का जवाल शुरू हो गया, और उनको गिराने की तैयारी और बंदोबस्त शुरू हो चुका था। उसकी वजह आमतौर पर यह बताई जाती है कि जो भी वक्त के आर्मी चीफ हुआ करते हैं वो जब देख लेते हैं कि भाई इस प्राइम मिनिस्टर से जितना मैं ले सकता था मैं ले चुका हूँ काम, तो अब वो आगे जो उन्हें पता होता है कि अब अगली दफ़ा शायद ये मुझे मज़ीद नवाजे ना, तो उससे पहले ही वो कोई बंदोबस्त अपने लिए सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाने का तो यहाँ पे किसी का भी दिल नहीं करता। तो वो पहले से ही सोचने लगता है कि अब हम आने वाला जो भी सेटअप हो सकता है ऑपोजिशन वाला, उनके साथ मामला तय करना शुरू कर दें। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते और फिर
जिसने भी एक्सटेंशन दी होती है उसके बाद चूँकि उससे मतलब पूरा हो जाता है, तो जो भी वक्त के आर्मी चीफ रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने फिर उन वज़राए आज़मों के साथ अच्छा सलूक तो बहरहाल नहीं किया। तो अब बहुत से लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम ये हुकूमत कर सकती थी, मतलब आर्मी चीफ को आपने जैसे कि फील्ड मार्शल बना दिया, फिर उसके बाद उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया, फिर उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना दिया, और भी कितने इख्तियारात आपने देकर उन्हें बहुत पावरफुल कर दिया। तो अब इससे ज़्यादा आपने उन्हें और मज़ीद क्या देना है? तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जनाब अब शायद इनके बुरे दिन शुरू हो जाए, और आखिर में जो ये नोटिफिकेशन के मामले में थोड़ी ऊंच नीच आ रही थी, तो इसका भी गुस्सा हो सकता है और आइंदा हो सकता है कि PMLN के लिए जो है हालात व वाक़यात शायद इतने साजगार ना रहें। अच्छा, मेरा इसके ऊपर जो तज्ज़िया है वो थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ख्याल ये है कि जब कभी भी पाकिस्तान में माजी में हम ऐसी मिसाल देखते हैं, तो हमने एक चीज़ कॉमन देखी, और वो ये कि जब भी आर्मी चीफ उस वक्त के दौर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुए और उन्होंने कोशिश की कि उन्हें अब इक़्तिदार से निकालना है, तो ऐसी हर सूरत में और ऐसी हर कोशिश में जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती थी, चाहे अब वो वज़ीर आज़म और ये बेनज़ीर साहब और बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब की आप मिसालें ले लें, जो बार बार ये एक दूसरे की हुकूमतें गिराते थे, तो इसी तरह ये इस्टेब्लिशमेंट के हामी बन जाते थे, जो हमने 90s में देखा। और फिर उसके बाद आप ये अपनी इमरान खान साहब की भी मिसाल ले लें कि जब इनको भी इक़्तिदार से निकाला गया, तो उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जब उनके साथ मामला तय हो गए, तो तब जनरल बाजवा साहब ने आखिरी वार किया और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल दिया। तो हमेशा ऑपोजिशन कंधा फराहम करती है, तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वार करती है। तो इस दफ़ा की सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि जो ऑपोजिशन है उसने कंधा क्या फराहम करना है, वो तो कोई भी डील करने या मामलात तय करने के लिए ना सिर्फ ये कि किसी तरह दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि वो इसके ऊपर बड़े खाइफ हैं, और इधर से कोई ऐसी नरमी नज़र नहीं आती इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में जिससे ये लगे कि अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा सियासी सेटअप में कोई आपस में दरार आए भी, कोई आपस में ऊंच नीच हो भी, तो अपोजिशन को इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सके। तो ये माहौल अपोजिशन में इस वक्त है ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद हुकूमत से ज़्यादा इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बिल्कुल एक क्राइसिस वाले मोड में है। तो ऐसी सूरत में जब अपोजिशन ही कंधा ना दे रही हो या उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर ये एक्सपेक्ट करना कि जी हुकूमत को कोई ख़तरा होगा, फिर हुकूमत को उस वक्त तक कोई ख़तरा नहीं होगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने एक दफ़ा ये बात कही थी, मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि जब तक इमरान खान है हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और ये वो बड़ी गहरी बात थी जो उन्होंने इसी तनाजुर में की थी, क्योंकि ख़तरा हमेशा हुकूमतों को कहाँ से होता है वो मैं आपको बड़ा खुल के बता चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान ख़ुद इनके साथ मामला तय नहीं करेंगे, तो तब तक हमारी हुकूमत क्यों गिराएगा कोई, तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। तो इस वजह से दूसरी बात ये कि वैसे भी नून लीग किसी बात से इनकार करेगी, कोई ऐसी चीज़ करेगी कि उनके सामने खड़ी हो, तो फिर कहीं जाके कोई ऐसी सिचुएशन बनती है ना कि किसी को निकालने की ज़रूरत पेश आए। तो जब ये इतने अच्छे तरीके से बूट पॉलिश भी करते हैं, हर हुक्म बजा लाते हैं, जो कहा जा रहा है वही करते चले जा रहे हैं, तो फिर दराड़ कहाँ आनी है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो किसी ने बड़ा अच्छा बताया है कि जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी भी किसी को नाराज़ कर दें, आर्मी चीफ को या किसी भी और बड़ी शख्सियत को। तो ऐसे में मुझे इम्कान नज़र नहीं आता कि वो ऐसा कुछ करें, और ये करें भी किस बिना के ऊपर। ये कोई वज़ीर आज़म सामने तब खड़ा होता है जब उसको पता हो कि पीछे अवाम मेरे साथ खड़ी है, जैसे कि इमरान खान खड़े हुए, तो अवाम का उन्हें पता था कि वो उनके साथ है। लेकिन यहाँ तो इस हुकूमत को पता है कि वोटों से तो ये आए नहीं जीत के, और उनको पता है कि उन्होंने तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के जो है वो इक़्तिदार लिया है। तो अगर वो बूट के तस्मे छोड़ेंगे तो फिर वो गिरेंगे ही नीचे, ज़ाहिर सी बात है, तो वो जाएंगे कहाँ। तो इसलिए उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि उन्होंने कोई इनको नाराज़ करना है तो फिर उसके बाद करना क्या है। फिर पाकिस्तान में तो उनकी सियासत नहीं है, कोई भी सियासत तो अभी भी उनकी नहीं है। अब तो बस वो एक नौकरियां कर रहे हैं, सारे जो उनको अपॉइंटमेंट्स मिली हुई हैं वो कर रहे हैं, वरना सियासत कहाँ वो कर रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है मेरे तज्ज़िये के मुताबिक, तो इसमें कोई ऐसी मुझे चीज़ नहीं नज़र आती जिससे कोई
फौरी आपको नज़र आए कि कोई बड़े प्रॉब्लम्स आ गए हैं या कोई PMLN के लिए बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वैसे ये अलग बात है कि आज मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बड़ी ये बातें वायरल हो रही थी, जो मरीम नवाज साहिबा अपोजिशन के दौर में कहा करती थी कि एक्सटेंशन तो गुनाह है और मैं इस गुनाह में शामिल नहीं, और फिर कहा करती थी कि जी मुझे भी वो रास्ता आता है, बड़ा अच्छे से आता है, वो बस जूते साफ करने पड़ते हैं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है। और आज ये सब कुछ इन्होंने किया है, करके दिखाया अमली तौर पर कि वाकई इन्हें ये सब करना आता था। तो इसी तरह से एक और मौके पे मोहतरमा फरमाया करती थी कि जनाब ये जो एक्सटेंशन है ये स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए और ये हो जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि ये तो है ही गलत चीज़ है। तो ये इस तरह की बातें करते थे जब जमहूरी चैंपियन बना करते थे। लेकिन आज तमाम अपनी बातें जो जिसको कहते हैं ना थूका चाटा है, तो वो वाली सूरत हाल PMLN के साथ हमें नज़र आ रही है। बहरहाल इन लोगों को शर्मिंदा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ये होते नहीं हैं। और बड़ी ढिठाई के साथ आज बैठ के अताउल्लाह तारड़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसके ऊपर सबका ख्याल ये था कि शायद वो कोई ये नोटिफिकेशन के ऊपर करेंगे। लेकिन जनाब नोटिफिकेशन पे तो उन्होंने बस ऐसे ही हल्की फुल्की सी बात की और उसके बाद उस पर बात करने से मना कर दिया मज़ीद। बस यही बताया, क्योंकि उससे पहले आज हुआ ये कि जियो न्यूज़ पे एक जाली खबर चल गई नोटिफिकेशन के हवाले से। एजाज सैयद साहब ने उस पर बीपर भी दिया और बताया कि जी नोटिफिकेशन जारी हो गया। हालांकि वो कोई फेक नोटिफिकेशन था जो सोशल मीडिया पर चला और इसी से उठा के जियो न्यूज़ ने खबर चला दी। बाद में फ़ौरन ही पता चल गया कि ये फ़ेक है, तो उन्होंने इसको तस्दीक भी की और कहा कि जी ये फ़ेक चल गया और माजरत भी कर ली। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए हमारे टीवी चैनल्स का हाल भी कि बगैर तस्दीक के इतनी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो ऑन एयर कर देते हैं। खैर बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई पर्पज़ लगता है कि जानबूझ के ये नोटिफिकेशन जाली चलवाया गया था, जो कुछ भी था। लेकिन बहरहाल ये हुआ। और जब आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी फिक्र ना करें, असली नोटिफिकेशन भी बस आ ही जाएगा। और फिर विद इन आवर्स हमने देखा कि ये समरी भी चली गई और साइन भी हो गई। अब कल एक आध दिन में बाकायदा नोटिफिकेशन वजारत दिफा से जारी भी हो जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब ध्यान इस बात पे कर रहे थे कि इन चीज़ों के ऊपर बात होगी। लेकिन उन्होंने जनाब इसके ऊपर हमें बताया कि जनाब उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मसला बड़ा आज भी इमरान खान है। तो उन्होंने जो इमरान नामा शुरू किया, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और करते करते पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान पे की। क्या बता रहे थे कि जी वो तो बड़ी शहाना ज़रूरियात के साथ जो है वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी 5 स्टार होटल की तरह, हम भी वहाँ चले जाएं, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, वो ये वो ब्ला ब्ला। और फिर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जी इमरान खान साहब तो जो है वो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनके बयानात जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, वो सियासत करते हैं और सियासत में भी हद से गुजरते हैं, तो लिहाजा अब उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद की जा रही हैं। अता तारड़ साहब गुस्से में जिसको कहते हैं फनकार रहे थे कि अब उज़्मा खान की जो 10-20 मिनट की मुलाकात हो जाती थी हम वो भी बंद कर रहे हैं। तो साथ में याद कर रहे थे कि जी इमरान खान फ़िरौन के लहजे में बोला करते थे कि जी मैं AC उतरवा दूंगा। वैसे अब तो मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि खान साहब को उतरवा ही देना चाहिए था, क्योंकि बगैर उतरवाए इस जुमले को जितना उन्होंने इस पे टॉन्ट उन्हें किया गया है, इससे तो बेहतर था कि उतरवा लेते, ताकि कुछ कम से कम ये तो मलाल ना होता कि उतरवाया भी नहीं और इतनी बातें भी सुन ली और उससे ज़्यादा इतना भयानक तरीके से उनसे जो है वो सलूक किया गया। उसके ऊपर किसी को ये बात याद नहीं आती, बस सारे यही दोहराते रहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा था कि AC उतरवा देंगे, AC उतरवा देंगे। खैर अता तारड़ साहब फरमाने लगे कि जनाब हम उनकी ऐसी की तैसी बस मुलाकातें बंद कर रहे हैं। तो ये उन्होंने ऐलान किया और कहा कि जी कोई ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी और ब्ला ब्ला। उसके बाद मेरे ख्याल से वैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो उन्होंने PTI का फ़ायदा ही किया है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले PTI इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करती थी तो उन्हें बाकायदा आर्ग्यूमेंट से ये बताना पड़ता था, साबित करना पड़ता था कि देखें जी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं तो उनकी इंसानी हुकूक जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उनको दिए नहीं जा रहे, उनकी फैमिली जानना चाहती है कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, उन्हें पता नहीं चल रहा, ये वो। तो उन्हें बहुत लंबे चौड़े आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये बिल्ड करना पड़ता था कि जी ये हो रहा है। अब तो बाकायदा उनका सॉर्ट आ गया है, गवर्नमेंट की अपनी एक जिसको कहते हैं ना एडमिशन आ गई है कि जी हम बंद कर रहे हैं, हमने बंद कर दिए हैं। तो ये उनको एक बना बनाया जिसको कहते हैं ना, उन्होंने पकड़ के बनी बनाई खीर दे दी उनके हाथ में कि लें जी आप सबको दिखाएं कि हमने ये कह दिया।
تو یہ اچھا ہے انہوں نے ایک سارٹ دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو اب پی ٹی آئی یقینی طور پر کرے گی بھی استعمال، اور کرنا شروع بھی کر دیا. میں دیکھ رہی تھی پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی یونائٹڈ نیشنز کو اور باقی لوگوں کو ٹیگ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اب تو انہوں نے پہلے تو بند تو خیر پہلے سے ہی تھی، اب باقاعدہ انہوں نے اعلان کر کے اعتراف بھی کر لیا کہ جی ہاں ہم نے بند کی ہوئی ہیں، ورنہ پہلے تو یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے بتاتے تھے کہ نہیں نہیں ہم نے بند تو نہیں کی ہوئی، بالکل نارمل چل رہا ہے سب کچھ. تو اب انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی ہم نے بند کی ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے ان تمام چیزوں میں کیا بدلا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا. پہلے بھی پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ یہاں پہ یہی آرمی چیف ہیں، یہی فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یہی سیٹ اپ ہے، وہ ابھی بھی یہی ہے. پہلے بھی ان کے لیے سختیاں تھیں تو مزید بھی سختی اور کیا کرنی ہے، ابھی یہی کچھ ہی ہے، اسی سے آگے بڑھیں گے آپ. پھر پہلے بھی انہیں پتا تھا عمران خان کی ملاقاتیں بند ہیں، وہ ابھی بھی بند ہیں، تو اس سے بھی کوئی خاص ڈفرینس کریٹ نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اتنا برا ہو جائے کہ اب آپ سوچیں گے اب اس سے بھی برا اور کیا ہوگا. تو یہ پی ٹی آئی کا تو وہ والا حال ہو چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ سوچنا ہے کہ اب آؤٹ آف باکس ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو کچھ ایک اس میں رہ کے پلاننگ میں رہ کے جو کچھ یہ پلان کرتے تھے کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں، آئین اور قانون کے تحت یہ فورمز اپنا کے یوں کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو وہ انہیں آئیڈیا بہت عرصے سے ہو چکا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ان کے لیے نہ تو کوئی گنجائش پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی اس کا فائدہ ہوا ہے. تو اب یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب یہ چیزیں ایک اسٹیبلش ہو چکی ہیں کہ اب یہی ہے اور اگلے 5 سال بھی یہی ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے اس میں کیا گنجائش ہے اور آپ نے کیسے اپنا راستہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے. لیکن میرے خیال سے سہیل آفریدی صاحب جو کہ ڈیالہ جیل دوبارہ پہنچے تھے 9th ٹائم ڈیالہ میں، وہ ناکام لوٹے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ انہوں نے دھرنا بھی نہیں دیا. اگرچہ جب 4 بجے تک کا ٹائم تھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن پھر مشاورت کے بعد یہ طے کیا گیا کہ وہ واپس پشاور چلے جائیں گے اور دھرنا نہیں دیں گے. تو اب انہوں نے یہی ہر جمعرات کو کرنا ہے کہ آ کے حاضری دینی ہے 1-2 گھنٹے کی، یا اس سے آگے ان لوگوں نے کچھ پلان کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اب ان کے لیے بھی شاید اور 1-8 مہینہ تو کارکن بھی اس کو ایک گریس پیریڈ کی طرح دے دیتے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، ابھی وہ اپنے سے کوشش کر رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی پریشر آنا شروع ہو جائے گا. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کچھ لوگ تو پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی اب آپ کو کچھ فیصلہ کن کارروائی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ اسی طرح چلتے رہیں گے تو وہی آپ پہ حاوی ہوں گے. اب تو اگلا بار بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی اب ہم گورنر راج بھی لگائیں گے، اب ہم آپ کو نااہل بھی کریں گے. تو جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ سے آہستہ 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 چھینتے چلے جا رہے ہیں. مخصوص نشستیں ہوں، جنرل سیٹس ہوں، سزائیں بھی مل رہی ہیں، حکومت بھی آپ سے لی جا رہی ہے، تو آہستہ آہستہ تو وہ سب کچھ آپ سے چھین ہی رہا ہے. تو جب اس طرح گزارا کر کے بھی چھن ہی رہا ہے تو پھر ایک دفعہ پوری طاقت سے کوشش کر کے دیکھ لیں کہ شاید اس سے بچ جائے. یہ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ایسا کریں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں ان کے اوپر ان کی طرف سے غور تو ہے، لیکن یہ کرے گا کون، کیسے کرے گا، کیونکہ جو اس کے اوپر ایک ڈیسائسو پاور ہے وہ تو عمران خان صاحب کی ہے، اور ان کے ساتھ چونکہ رابطے میں دشواری ہے تو پھر اس طرح کی بہت سی چیزوں کے اندر اتنے کویشچنز ہو جاتے ہیں اور اتنی چیزیں سوچ بچار میں لوگ پڑ جاتے ہیں یہ لوگ، کہ پھر اس کی ذمہ داری جو بھی کوئی کچھ کرنا چاہیں، ایونٹ کرنا چاہیں، تو اس کی ذمہ داری پھر کون اٹھائے گا اس کے بعد. تو اس وجہ سے یہ پھر اس کے اوپر تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ابھی فی الحال تو عمران خان صاحب کے لیے ایک ٹف ٹائم ہی نظر آ رہا ہے. لاسٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے ایوان صدر میں آج گفتگو کی اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ دیکھ لیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو انہوں نے کہا کہ اب ملک جو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر کی طرف جائے گا. اللہ کرے کہ ملک اوپر کی طرف جائے، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا تھا ایک تو یہ کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو خود سے بتانا نہیں ویسے عام طور پہ پڑتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ بات تو آرمی چیف صاحب نے 3 سال پہلے بھی کہی تھی کہ 1 سال میں معیشت سٹیبل ہو جائے گی، لیکن 3 سال کے بعد معیشت سٹیبل نہیں ہوئی، بلکہ الٹا معیشت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ برے حالات میں گئی ہے. اب اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس لیے سٹیبل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیفالٹ سے بچ گئے. تو ڈیفالٹ میں لے کے کون گیا تھا؟ وہ بھی تو یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہی ڈیفالٹ پہ لے کے گئی تھی نا. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں تو ڈیفالٹ پہ نہیں تھی معیشت آپ کی، تو خود ہی ڈیفالٹ پہ لے کے گئے، خود ہی کہنے لگ گئے ہم نے بچا بھی لیا. تو پھر اس کو کون سی کامیابی قرار دیا جائے اس حکومت کی؟ تو بہرحال آرمی چیف صاحب سمجھتے ہیں کہ
پتہ نہیں اب کیا تبدیلی آ گئی ہے ان کے ڈیفنس فورسز کے چیف بننے سے کہ جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ 5 سال کے بعد بہت یعنی اب اگلے 5 ایئرس جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے پاکستان کے پراسپیرس دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے ملک جائے گا اوپر. تو لیٹ سی جی اب کیا ایسا ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے جس سے پاکستان ترقی کرے. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جب ول آف دا پیپل نہ ہو اور جب لوگوں کی مرضی اور منشا کے مطابق چیزیں نہ ہو رہی ہوں تو عام طور پر اس طرح سے ملک ترقی تو نہیں کر رہے ہوتے. ملک تو وہی ہم نے ترقی کرتے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ آزادیاں ہوتی ہیں, جہاں پہ لوگوں کو حقوق دیے جاتے ہیں, جہاں پر لوگ خوش و خرم ریاست کے ساتھ وابستہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے کام کرنے کو خوشی محسوس کرتے ہیں اور خود بھی مطمئن ہوتے ہیں, اور وہاں پر آپ کو پھر پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. لوگ ایکسیل کرتے ہیں, سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں, تاجر پیدا ہوتے ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پر امید ہوتے ہیں, آپ کی ینگ جنریشن جو ہے وہ آپ کا پوٹینشیل ثابت ہوتی ہے. جس ملک میں آپ کو ایئرپورٹوں پر لوگوں کو روک روک کے جہازوں سے اتار کے کھڑا کرنا پڑ رہا ہو, جہاں پہ 7% کے حساب سے آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہو, اور جس ملک میں آپ کی آدھی آبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے کی طرف جا رہی ہو, تو وہاں پر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تمام ملک, جس سے آپ کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لیں, ہر کوئی مایوسی کی بات کرے گا, ڈارکنیس کی بات کرے گا, پیسمسٹ نظر آئے گا, اس کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میری آج کل بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, یقین مانیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ انہیں پاکستان میں اپنا فیوچر جو ہے وہ بڑا کوئی برائٹ اور سیکیور اور بڑا زبردست نظر آ رہا ہو. ہر کوئی یہ بھاگ جانا چاہتا ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں رکھا, ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو ہم گراؤنڈ سے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن جو ہماری اوپر ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے حقائق کچھ اور ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.